नमस्ते दोस्तों। पिछली बार हमने ये पढ़ाई किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल, और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं वो भी सीख गया था। तो पिछली बार हमने डाइपोल और मल्टीपोल एक्सपांशन और बहुत सारे और भी मैक्सवेल इक्वेशंस का वेरिएशन समझ लिया था। तो अब इस सेशन में हम जानेंगे एक्चुअल में ये लैपलास और पॉइसन इक्वेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लैपलास इक्वेशन, उसका डेरिवेशन कैसे होगा। तो लैपलास इक्वेशन एट द फर्स्ट, अभी मेरे शक्ल पे नहीं, अभी स्क्रीन पे था। तो हम जानते थे, पहले हेडिंग दे देते हैं। लैपलास इक्वेशन, फिर पॉइसन इक्वेशन के बारे में जानते हैं। एक्चुअल में हम मैक्सवेल का पहले इक्वेशन में जानते थे डेल डॉट इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल होता है। तो इस इक्वेशन में अगर डेल डॉट माइनस डेल भी अगर पुट कर दिया जाए तो वो भी रो बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो जहां से ये आती है कि डेल स्क्वायर भी इक्वल टू माइनस ऑफ रो बाई एप्सिलॉन नॉट। इस इक्वेशन को एक्चुअल में पॉइसन इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को बोलते हैं पॉइसन इक्वेशन। तो रो मतलब चार्ज डेंसिटी। अगर किसी पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी अगर जीरो हो गया तो वहां पर रो जीरो हो जाएगा। अगर रो जीरो हो गया तो डेल स्क्वायर वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी विल बी जीरो। तो इफ नो चार्ज रो इक्वल टू जीरो, तो डेल स्क्वायर वी इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। इसको बोलते हैं लाप्लास इक्वेशन। अब इस लाप्लास इक्वेशन तो मतलब इसको पॉइसन इक्वेशन, इसको लाप्लास इक्वेशन, बस इतना ही लाप्लास इक्वेशन। अब इस लाप्लास इक्वेशन में हम ये समझते हैं कि इसको कैसे अप्लाई किया जाएगा, और इसके थ्रू हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अगर मैं पहले लिख देता हूं कि एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन। जैसे मान लो जहां पर ऐसे कोई प्लेट रखी हुई, छोटा सा ऐसे प्लेट रखी है और सिमिलर डिस्टेंस में पैरेलली और एक प्लेट रखी हुई। तो अब पहले प्लेट का जो पोटेंशियल है वो v इक्वल टू जीरो और दूसरे में v इक्वल टू वी नॉट है। और इन दोनों प्लेट एक ही एक्स एक्सिस में, एक ही एक्स एक्सिस में है। ठीक है, इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो भी मैं बता देता हूँ। इस पॉइंट में x इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट में x इक्वल टू डी है, और इन दोनों प्लेट के बीच में जो चार्ज डेंसिटी है वो पूरी तरह से जीरो है। तो अब इसमें लैप्लास इक्वेशन अप्लाई करके ये देखना है हमको, सो पोटेंशियल एट एक्स, सो v एट एक्स, ये एक्चुअल में होगा क्या। तो नॉर्मली हम अप्लाई करते हैं डेल स्क्वायर v इक्वल टू जीरो, एंड डेल स्क्वायर v इक्वल टू जीरो इसलिए लिख रहा है क्योंकि जहां पर तो कोई पहले से पोटेंशियल अगर होगा भी तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी तो जीरो है। तो चार्ज डेंसिटी जीरो है तो सीधा सीधा लैप्लास इक्वेशन अप्लाई करें। और डेल स्क्वायर भी मैंने क्या बोला था, डेल स्क्वायर क्या मतलब होता है, डेल स्क्वायर ऑफ डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ऑफ डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ऑफ डेल जेड स्क्वायर। तो जहां पर y और z एक्सिस तो है नहीं, तो हम बस एक एक्सिस में काम करेंगे, डेल स्क्वायर v बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मतलब ये एक्चुअल में जब एक एक्सिस में होता है तो ये डेल स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो जहां से हम डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए मान लेंगे, और जहां से हम पाएंगे कि v इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो v का वैल्यू हमारे लिए ax प्लस बी आ जाएगा। v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमारे लिए क्या आ गया, ax
प्लस बी। अब देखते हैं इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगले पेज में चलते हैं। हम जानते हैं v इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, और हम जानते हैं v इक्वल टू वी नॉट एट एक्स इक्वल टू डी। मैं एक बेसिक से एग्जांपल देके समझा रहा हूं, और हमको पता है v एज ए फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब दो कांस्टेंट निकालने के लिए दो वेरिएबल है, तो x का वैल्यू अगर जीरो पुट कर दिया तो b का वैल्यू जीरो आ जाएगा पहले कंडीशन से, और दूसरे कंडीशन में क्या आ जाएगा, वी नॉट इक्वल टू ए इंटू डी। तो जहां से हम a का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, वी नॉट बाई डी। तो जो v एज ए फंक्शन ऑफ x आ जाएगा ना, वो आ जाएगा वी नॉट बाई डी इंटू एक्स। तो लाप्लास इक्वेशन से हमने v एज ए फंक्शन ऑफ x निकाल लिया। अब इसी लाप्लास इक्वेशन का आज मैंने एक छोटा सा एप्लीकेशन समझाऊंगा। छोटा सा एप्लीकेशन कैसा है, उसके लिए हमको अगले पेज में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना सा पेज में नहीं हो पाएगा। तो अगले पेज में चलते हैं। पर इतना सा लाप्लास इक्वेशन का जो एप्लीकेशन है, उससे पहले मैं बता दूं, इस लाप्लास इक्वेशन को पढ़ने से पहले मैथ्स का एक टूल होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उसको बोला जाता है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी स्केलर क्वांटिटी है, मान लीजिए एफ एज ए स्केलर क्वांटिटी, वो तीन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी कि हम बोल सकते हैं उसकी जो पूरी एक्सप्रेशन है उसके अंदर तीन वेरिएबल है कुल मिला के, एक्स वाई और जेड। तो उस एक्सप्रेशन को हमने तीन वेरिएबल के टर्म में तोड़ दिया। मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के दौर पे समझाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं फिजिक्स का प्रॉब्लम भी इसी लाप्लास इक्वेशन की यूज करके सॉल्व करूंगा। और आज का दिन बहुत ही नॉर्मल रहेगा, अगले दिन हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चलते हैं। आज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम क्या है पहले वो सुन लीजिए। पहले मान लीजिए हमारे पास नॉर्मली तीन एक्सिस है, ऐसे करके तीन एक्सिस है। ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, और ये हमारा दूसरा वाई एक्सिस, और ये हमारा तीसरा जेड एक्सिस, करेक्ट। और ये हमारा ओरिजिन ओरिजिन पॉइंट। अब प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए कोई प्लेट ऐसा है, कोई ऐसा प्लेट है जो जेड एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। ऐसा करके कोई प्लेट है, ये कुछ 2D फिगर है। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ, ये एक्चुअल में जो डिस्टेंस है ना, जहां पर एक चीज मान लीजिए, y कहां से कहां तक है, y 0 से a तक है। तो y का ये वाला जो पॉइंट है वो एक्चुअल में a है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट है एक्चुअल में, ये जो हाइट है y वाला डिस्टेंस, मतलब ये जो प्लेन है ना, एक्सजेड प्लेन के ऊपर y एक्सिस है, ठीक है। ये मान लीजिए एक्सजेड प्लेन है, ऐसे देख लीजिए एक्सजेड प्लेन, उसके ऊपर y एक्सिस है। तो ये पाथ कैसा है, ऐसे, मतलब एक्सजेड के पैरेलल मान लीजिए। तो y को वो कहीं ना कहीं कट कर रहा है, तो y को जो कट कर रहा है वो एक्सजेड प्लेन के ऊपर एक प्लेट रखा हुआ है, और a डिस्टेंस के ऊपर एक प्लेन रखा हुआ है। तो y का वैल्यू 0 से a तक है, z का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से जाके प्लस इंफिनिटी तक है, और x का वैल्यू 0 से जाके इंफिनिटी तक है। इस प्रॉब्लम को और एक प्रॉब्लम का नाम दिया जाता है, इसको बोला जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। अब बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, इसको और भी बोला जाता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और इस चीज को बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम किस लिए बोला जाता है, पहले वो देख लेते हैं। जहां पर हर एक जगह पर बाउंड्री कंडीशंस होती है। क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन। तो इस बाउंड्री कंडीशन को हम पढ़ लेते हैं। हर जगह क्या होती है, बाउंड्री बाउंड्री कंडीशन होता है। पहले जो बाउंड्री कंडीशन है, मतलब ये पोटेंशियल के तौर पर, जैसे पहले मैंने जो एग्जांपल लिया था उसमें जो
लिखा हुआ था कि x इक्वल टू 0 में पोटेंशियल 0 है, x इक्वल टू d में पोटेंशियल v नॉट है, इसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। ऐसे जहां पर भी एक बाउंड्री कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन क्या है, अगर x इंफिनिटी में चला गया तो पोटेंशियल 0 है। सेकेंड, अगर y इक्वल टू 0 तो भी पोटेंशियल 0 है, y इक्वल टू a तब भी पोटेंशियल 0 है, और 4 नंबर में x अगर इक्वल टू 0 हो गया तो v इक्वल टू समथिंग v नॉट, तब वो कांस्टेंट है। इसको बोला जाता है बाउंड्री कंडीशन। 4 बाउंड्री कंडीशन है, और 4 बाउंड्री कंडीशन देखकर हमको ये समझ में आ रहा है, ये जो पोटेंशियल 0 है ना, इसका मतलब देखो x इंफिनिटी में पोटेंशियल 0, x इक्वल टू 0 में कांस्टेंट, मतलब वो वाला जो कट कर रहा है ना, यहाँ पर ओरिजिन के साथ जो प्लेट लगी हुई है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट है। y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू a में जो दो प्लेट है ना, वो ग्राउंडेड प्लेट है, वो ग्राउंडेड है, इसीलिए वो पोटेंशियल 0 है, ग्राउंडेड प्लेट है। और ये साइड वाला प्लेट में पोटेंशियल v नॉट है। देखो 3 प्लेट है, एक प्लेट, दो प्लेट, 3 प्लेट, बाकी इंफिनिटी में चला गया वो, मतलब ये वाला जो पोर्शन है ना, ये इंफिनिटी में है, ये इंफिनिटी में है, ठीक है, ये इंफिनिटी में चला गया। तो एक प्लेट, दो प्लेट और 3 प्लेट। तो पहले वाला जो y इक्वल टू a में जो वाला प्लेट है वो ग्राउंडेड है, y इक्वल टू 0 में भी ग्राउंडेड है, और ये वाला जो प्लेट है वो कांस्टेंट पोटेंशियल में है। तो मैंने वही लिखा है। अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद मैंने जहां पर एक चीज है कि जहां पर कोई चार्ज डेंसिटी नहीं है। अब चार्ज डेंसिटी नहीं है मतलब क्या है, चार्ज डेंसिटी नहीं है मतलब जहां पर रो 0 है, नो चार्ज, नो चार्ज, नो चार्ज। तो क्या अप्लाई करेंगे, लाप्लास इक्वेशन। और लाप्लास इक्वेशन में क्या लिखेंगे हम, कि डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0। अब जहां पर बात आती है डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0, जहां पर देखिए बाउंड्री कंडीशन में x एक्सिस है और y एक्सिस है, तो डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 का हम क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हम लिख देंगे। तो ये हमारा एक्चुअल में जो इक्वेशन चाहिए वो हमारा हो गया। एक्चुअल में जो इक्वेशन चाहिए वो ये है। अब इस जगह पर हम यूज करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, उसके लिए यूज करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड हम पढ़ने के लिए अगले पेज में चलते हैं। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड में क्या बोला जाता है, मान लीजिए v, ये जो क्वांटिटी है इसके अंदर देखिए x और y के ऊपर डिपेंडेंसी होगा, क्योंकि पहले बाउंड्री कंडीशन में x y है, और दूसरे में जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो भी एक्स वाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये जो v क्वांटिटी है, जो स्केलर क्वांटिटी है, ये कहीं ना कहीं x और y, ये दोनों क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अच्छा ठीक है, दोनों क्वांटिटी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में क्या बोलता है, v अगर x और y के फंक्शन में हुआ तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं ये कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है इंडिपेंडेंट, एक x का और y का, आराम से लिख सकते हैं। यही मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल का असली चीज है। अगर r थीटा फाई में होता तो a इज ए फंक्शन ऑफ r, b इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, c इज ए फंक्शन ऑफ फाई, वो मैं सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में दिखाऊंगा। अभी कार्टेशियन और 2D कार्टेशियन में है। ये हमारा जो प्रॉब्लम है ना, ये 2D कार्टेशियन है। देखो 2 डायमेंशनल है x और y के लिए, और कार्टेशियन सिस्टम में करना है। तो b इज ए फंक्शन ऑफ, अब उस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन में क्या पुट करेंगे, डेल स्क्वायर बाई डेल एक्स स्क्वायर, और इसके अंदर क्या पुट करेंगे, a ऑफ x डॉट b ऑफ y प्लस क्या पुट करेंगे, डेल डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर इंटू इसके अंदर पुट करेंगे a ऑफ x डॉट b ऑफ y इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं y कांस्टेंट होता है, तो इसके अंदर से y बाहर निकल जाएगा। b एज ए फंक्शन ऑफ, अच्छा b एज ए फंक्शन ऑफ y बार बार लिखने की जरूरत नहीं, b फंक्शन ऑफ y है, a एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो मैं b बाहर निकाल देता हूं। तो डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो गया।
और जहां से तुम देखो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x बाहर निकल जाएगा, तो x बाहर निकल जाएगा तो ये लिखेंगे डेल स्क्वायर b अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया। वेरी गुड। अब a इंटू बी, मतलब b एज अ फंक्शन ऑफ x से अगर डिवाइड कर दिया तो इससे a b से डिवाइड कर दिया तो क्या रह जाएगा नीचे 1 बाई ए डेल स्क्वायर a अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस जहां पर रहेगा तुम्हारा 1 बाई बी इंटू डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब एक जहां पर बात है, इसमें इसको आप कैसे सॉल्व करें, ये देखो इसमें x का वेरिएबल सारा आ गया, इसमें y का वेरिएबल आ गया, यही है मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, एक तरफ x एक तरफ y। जैसे जेई में पढ़ते थे x और y के सारे जो फंक्शंस वो एक तरफ करके इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग में था ना, वैसे ही x को एक तरफ कर दिया, a वाला फंक्शन सारा x का था वो एक तरफ कर दिया, b वाला फंक्शन सारा y की था वो मैंने एक तरफ कर दिया। अब जहां पर इसको सॉल्व कैसे करें, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो देखो एक चीज देखो, ये थोड़ा मैथ्स से नहीं, आप थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड चीज है। जो भी कोऑर्डिनेट इंफिनिटी में जा रहा है, जो भी कोऑर्डिनेट इंफिनिटी में जा रहा है, जहां पर कौन सा कोऑर्डिनेट इंफिनिटी जा रहा है बाउंड्री कंडीशन में, y का दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, y एक 0 पे है, y एक a पे है, पर x का एक वैल्यू 0 पे है आ गया, x का एक वैल्यू इंफिनिटी में आ गया। तो कौन सा कोऑर्डिनेट जहां पर इनफाइनाइट में है, x कोऑर्डिनेट। जो भी कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट में है उसका रिलेटेड जो भी तुम्हारा ये फंक्शन दिख रहा है ना, उसको हमेशा प्लस के स्क्वायर मानना। मतलब मैं कुछ ऐसा बताना चाहता हूं कि 1 बाई ए डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये हमेशा प्लस के स्क्वायर मानना। जो भी कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है उस कोऑर्डिनेट के रिलेटेड जो भी फंक्शन है उसको पॉजिटिव में मानना, के स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है ही बस। और जो भी कोऑर्डिनेट फाइनाइट में है उसको तुम नेगेटिव में मान भी सकते हो नहीं भी मान सकते हो, पर ये अगर हो गया प्लस के स्क्वायर तो इस इक्वेशन में ये ऑफ कोर्स माइनस के स्क्वायर होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब तुम पूछोगे ये हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा प्लस क्यों मान रहा है, अगर नेगेटिव मान लेते तो क्या होता, तो उसमें बेटा सोल्यूशन नहीं आएगा, उसमें सोल्यूशन आएगा ही नहीं, ये प्रॉब्लम तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। अगर तुम, मैं बताता हूं अभी क्यों। अब पहले वाला डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके देखो, तुमको समझ आ जाएगा। नाउ अच्छा, इसको दूसरे कोई कलर में लिखता हूं। नाउ सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले वाला अगर सॉल्यूशन मैंने लिखा 1 बाई ए इंटू डेल स्क्वायर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, तो ये जो मैंने लिखा 1 बाई ए डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, इसको सॉल्व कुछ ऐसे करते हैं, आई थिंक तुम लोग मैथ्स में पढ़े ही होगा। तो ये डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर को हमने डी स्क्वायर मान लिया, ठीक है, डी स्क्वायर, और ये हमने मान लिया प्लस के स्क्वायर, और इसको जीरो करना पड़ेगा, मतलब डी स्क्वायर ए इक्वल टू जीरो। तो इसमें जो ये इक्वेशन होती है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो डी का वैल्यू जहां पर क्या आ गया प्लस माइनस के, जब डी का वैल्यू प्लस माइनस मैथ्स में पढ़ाया जाता है, डी का वैल्यू जब प्लस माइनस आ गया तो ए ऑफ एक्स का क्या इक्वेशन आएगा, c1 e टू दी पावर के एक्स प्लस c2 e टू दी पावर माइनस ऑफ के। ये तुम्हारा पहला सॉल्यूशन आ गया, a ऑफ x इक्वल टू दिस प्लस के एक्स और माइनस के एक्स, ठीक है। दूसरा इक्वेशन सॉल्व करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 1 बाई बी डेल स्क्वायर बी अपॉन डेल ऑफ सॉरी डेल ऑफ वाई स्क्वायर होगा, जहां पर x की बात ही नहीं हो रहा है, ये है माइनस के स्क्वायर। तो जहां पर सिमिलरली डी स्क्वायर मान लिया, मतलब डेल स्क्वायर बाई डेल वाई स्क्वायर को डी स्क्वायर मान लिया, प्लस के स्क्वायर ऑफ बी इक्वल टू जीरो, तो डी का वैल्यू होगा जाएगा प्लस माइनस आई के, क्योंकि अब ये नॉर्मल चीज है, तो बी ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा C3 cos के वाई प्लस C4 sin के वाई, करेक्ट। क्योंकि
इसका कैसे सॉल्यूशन होता है? अगर प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है तो ई टू द पावर अल्फा एक्स प्लस C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। वैसे ही यहाँ पर भी मैंने AX और BY दोनों का सॉल्यूशन निकाल लिया। अब मैं बताऊंगा भी एज ए फंक्शन ऑफ x ऑफ y में क्या था, AX के साथ BY मल्टीप्लाई करना। तो AX के साथ अगर मैंने BY मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा, जहां पर C1 cos AX प्लस C2, सॉरी C1 नहीं है वो, C1 e to the power kx plus C2 e to the power minus of kx into C3 cos ky plus C4 sin ky। ये हो गया, दिखाई दे रहा है पूरा? हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये पूरा हो गया, बहुत बढ़िया। अब जहां पर अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अब आ गया बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के टाइम, तब लिखेंगे अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। तो पहले वाला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं, क्या था, x इंफिनिटी में v जीरो, बहुत बढ़िया। तो x अगर इंफिनिटी में है तो v जीरो होगा, ये हमारा पहले वाला बाउंड्री कंडीशन था। तो इसको अगर अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो इक्वल टू, देखो C1 ये तो कुछ इंफिनिटी में चला जाएगा, प्लस C2 इंटू ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है, तो ये जीरो। बाकी जो भी y वाला पार्ट है ये तो एक x वाला पार्ट हो गया। एक सेकंड रुक जाओ, ये तो y वाला पार्ट हो गया, y के साथ कोई हमारा संपर्क नहीं है। तो एक चीज हमको ये जहां से पता चल रहा है कि जो C1 होगा उसको जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जो इन्फिनिटी वाला टर्म जा रहा है ना वो डिस्कार्ड करना पड़ेगा, तभी जाके वैलिड कंडीशन होगा। तो पहली कंडीशन में ये पता चल गया कि C1 हमारा जीरो हो रहा है, बहुत बढ़िया। दो नंबर पे क्या बताया हमको, y इक्वल टू जीरो में v इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया। तो जहां पे y इक्वल टू जीरो पे v इक्वल टू जीरो, तो v का वैल्यू जीरो पुट कर दिया, और y इक्वल टू जीरो जहां पर, तो C1 जीरो हो जाएगा, तो C2 e टू द पावर माइनस kx लिखेंगे। देखो C1 जीरो हो गया तो जीरो पुट करके बाकी लिखेंगे, जो जितना होता जा रहा है अपडेट करते जाएंगे वैल्यू। और v जीरो है और y इक्वल टू जीरो, तो cos जीरो वन होता है, sin जीरो जीरो होता है, तो cos जीरो वन मीन्स ये वन प्लस ये हो जाएगा जीरो। तो जहां से एक चीज हमको पता चल रहा है, ये x वाला टर्म को मत छेड़ना, जहां से हमको पता चल रहा है C3 जीरो, मतलब दोनों कांस्टेंट का वैल्यू C1 और C3 जीरो आ चुकी है, बहुत बढ़िया। अगर C1 C3 जीरो हो चुकी है तो तीन नंबर पे चलते हैं। तीन नंबर बाउंड्री कंडीशन क्या था, y इक्वल टू a पे v इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू a पे v इक्वल टू जीरो। तो ठीक है, तीन नंबर कंडीशन में चलते हैं। अच्छा अगले पेज, तीन नंबर बाउंड्री कंडीशन क्या था, y इक्वल टू a पे v इक्वल टू जीरो। तो y इक्वल टू a करो, v जीरो, अब यहाँ पे C1 जीरो C3 जीरो, तो C2 e टू द पावर माइनस kx, और जहाँ पे C3 जीरो है तो C4 sin ky, y की जगह क्या पुट करेंगे ka, और C2 और C4 ये जो दोनों कंडीशन है ना, C2 C4 को कुछ कांस्टेंट C मान लो, तो C मान लिया, e टू द पावर माइनस kx कर लिया और sin k। अब बताओ इसमें से कौन सा जीरो होगा, कांस्टेंट तो जीरो होगा नहीं, e टू द पावर तो पावर का भी जीरो होता ही नहीं है, तो जहां पर हो जाएगा sin k का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जहां से क्या आ जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा n पाई, और जहां से हम पता करेंगे कि k का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा n पाई बाई a, k का वैल्यू n पाई बाई a आ गया। तो एक्चुअल में इक्वेशन क्या लास्ट में हुआ, v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, इक्वेशन तुम्हारा लास्ट में क्या क्या हुआ, देखो ये तो हो गया c, ये हो जाएगा साइन ऑफ k की जगह लिखेंगे n पाई y अपॉन a, और e टू द पावर माइनस ऑफ n पाई x अपॉन a, ये एक्चुअल में है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा,
ये एक्चुअल में फाइनल आंसर नहीं है। इस इक्वेशन में बहुत सारा सॉल्यूशन है, बहुत सारे इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। एक लास्ट वाला बाउंड्री कंडीशन अभी भी बच गया, जब मैंने बोला था x का 0 तो v इक्वल टू समथिंग v नॉट होगा। और ये चीज याद रखना, ये n का बहुत सारा वैल्यू है ना, तो एक वैल्यू के लिए नहीं है, तो c की जगह cn मानना, और n का वैल्यू जहां पे साइन 0 0 हो जाएगा तो 1 से इंफिनिटी, n का वैल्यू 0 कर दोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, टू द पावर 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो जहां पर cn का कोई वैल्यू नहीं रहेगा तो n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी, एक्चुअल में ये हमारे लिए फाइनल आंसर है। तो v का वैल्यू v नॉट कर देंगे तो v नॉट e टू द पावर 0 मींस 1, तो समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to infinity cn sin of n pi y अपॉन a। ये आखिरी वाला बाउंड्री कंडीशन है, ठीक है। अब एक बात देखना, ये cn का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, cn का वैल्यू हमने बोला कैसे निकालेंगे। इसमें cn जो मैंने कांस्टेंट माना, इसका तो वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए हम करेंगे फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। अगले पेज में चलते हैं, और लास्ट वाला क्या एक्सप्रेशन आया था, v नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ cn, जहां पे n का वैल्यू 1 से इंफिनिटी था, एंड हमने लिखा था साइन ऑफ n पाई y अपॉन a। हाँ ठीक है, तो अब इसको cn निकालने के लिए क्या करेंगे, इस v नॉट के साथ साइन n पाई y अपॉन a दोनों तरफ ऐसे मल्टीप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर देंगे। y का वैल्यू 0 से a तक था, ठीक है, ऐसे करेंगे तो cn कांस्टेंट है, वो तो निकल जाएगा a से 1 इंफिनिटी, और जहां पर भी हम 0 से a इंटीग्रेट कर देंगे। इसको फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला जाता है, इसको बोला जाता है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बोला जाता है। तो अब साइन के साथ करेंगे साइन स्क्वायर ऑफ n पाई y अपॉन a इंटू डी वाई। तुम m की जगह m लेकर हर तरफ साइन m पाई y बाई a तुम मल्टीप्लाई कर सकते थे, पर उससे क्या है ना, उससे तुम्हें 0 आएगा। वो रिजल्ट मैं इसलिए डायरेक्ट रिजल्ट दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही करना, दोनों तरफ ये कर देना, और ये जो n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी है, और ये जो वहां तुम्हारा cn है, इसमें कुछ वैल्यू आएगा तुम्हारा a/2। इस इंटीग्रेशन मैं करूंगा नहीं, बहुत ही एडवांस फिजिक्स चल रहा है, तो ये आ जाएगा a/2। तो जहां पे आ जाएगा 0 से a v नॉट साइन ऑफ n पाई y a इंटू डी वाई। तो जहां से हर एक जो cn कोएफिशिएंट है, हर एक जो cn कोएफिशिएंट है, तो वो जो cn कोएफिशिएंट है, तो उसको निकालने के लिए ये आ जाएगा 2/a इंटीग्रल ऑफ 0 टू a इंटू v नॉट इंटू साइन ऑफ n पाई y a अपॉन डी वाई। ऐसे करेंगे, और ये जो समेशन तुम हटा सकते हो, मतलब जहां पर 2/a करके तुम सारे जो तुम्हारे कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट का समेशन आ जाएगा, ये साइन 1 2 3 4 ऐसे करते करते। तो तुम किसी स्पेसिफिक n वाला कांस्टेंट चाहिए तो तुम ऐसे cn कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। और इसमें और एक चीज है, अच्छा इसमें v नॉट तो तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इसमें तुम इसको आराम से निकाल भी सकते हो। जो cn तुम्हारा है उसमें ये v नॉट तो कांस्टेंट है, तो 2 v नॉट बाई a बाहर निकाल दिया, और d cos x इक्वल टू माइनस साइन y। तो जहां पर तुम कर सकते हो cos ऑफ n पाई y अपॉन a
और जहां पे a बाई एन पाई वाई, और इस इंटीग्रेशन का लिमिट 0 से a कर देना। तो 0 से a मतलब cos 0 मीन्स 1 और cos a मीन्स ए कट गया, cos n पाई। हाँ, तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो Cn का वैल्यू आ जाएगा, मतलब समेशन हटा भी सकते हो। समेशन हटाना मतलब एक एक n के लिए निकालना, और समेशन मतलब सारे तुम एक साथ निकाल रहे हो। तो ये तुम्हारा आ जाएगा क्या, 2 v नॉट बाई ए, और ये तुम्हारा और आ जाएगा a बाई एन पाई वाई, सॉरी a बाई एन पाई वाई नहीं, a बाई एन पाई ओनली। हाँ, a बाई एन पाई हो जाएगा, और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस ऑफ cos n पाई। ठीक है, अब n का वैल्यू अगर ऑड हुआ तो cos ऑफ n पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। तो 1 माइनस ऑफ मतलब 2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 b नॉट अपॉन n पाई। तो Cn का वैल्यू एक्चुअल में 4 b नॉट अपॉन n पाई है हर एक n के लिए। तो यही चीज मैंने अगर जहां पर पुट कर दिया, ओरिजिनल जो हमारा मास्टर इक्वेशन था, ये हमारा मास्टर इक्वेशन है, ये हमारे लिए मास्टर इक्वेशन है। तो इस चीज को मैं जहां पर लिखता हूं कि जो v एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, वो पहले था Cn। Cn मतलब लिखना 4 v नॉट अपॉन n पाई, और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड के लिए है, बाकी इवन के लिए 0 हो जाएगा, क्योंकि n अगर इवन हुआ तो cos ऑफ n पाई क्या हो जाएगा, 1। तो 1 माइनस 1 तो 0, तो n का वैल्यू 1 3 5 ऐसे जाएगा, और 4 v नॉट अपॉन n पाई e टू द पावर माइनस ऑफ n पाई x अपॉन y इंटू साइन ऑफ, सॉरी y नहीं, n पाई x अपॉन a इंटू साइन ऑफ n पाई y अपॉन a। कैसा लगा, समझ आ गया? समझ आ गया तो जरूर सब्सक्राइब करना। चलो पढ़ाई में फोकस करते हैं। तो v एज अ फंक्शन ऑफ n पाई आ गया, और इसको तुम ऐसे कर सकते हो, 4 v नॉट अपॉन पाई, इस कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, और n का वैल्यू जहां पर तुम लिख सकते हो 1 से, फिर 3, फिर 5, फिर डॉट 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 सारे ऑड जाएगा, और 1 by a e to the power minus of n pi x upon a into sine of n pi y upon a। So it is the v as a function of x y। ये हमारा एक्चुअल में आंसर हुआ, और वो था हमारा मास्टर इक्वेशन। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा देख लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को जानना। v as a function of 4 v naught by pi आ गया, summation of n equal to 135 1 by n e to the power minus of n pi x upon a sine of n pi y upon a, 1 upon n e to the power minus of n pi x upon a sine of n pi y upon a। ये पूरी चीज एक्चुअल में ग्रिफिथ में पूरी तरह से दिया हुआ है, पर मैंने उसको अच्छे से समझा दिया कि चीजें को क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है। और अगर तुमको सेमेस्टर एग्जाम और कहीं यूपीएससी वगैरह तुमको ऑप्शनल देना है, तो इतना ही करके आ जाओ, यही तुम्हारे लिए काफी है। ठीक है, बस इतना ही करके आ जाना बढ़िया से, इतना ही तुम्हारे लिए काफी है। तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले दिन लाप्लास इक्वेशन का बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स और ज्यादा पढ़ेंगे दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में। पहले हम अगले दिन देखो क्या पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल, वहां पर एक्स वाई जेड तीनों रहेंगे, और एक्स वाई जेड तीनों रहेगा। उसके बाद आएंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा फाई पे, फिर आएगा सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसमें रहेगा आर थीटा और जेड। जैसे जैसे मैंने लाप्लास पढ़ाया था ना कि लाप्लास इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम सिलिंड्रिकल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, और अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, और जिसको जरूरत है उसको ये शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।